हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और अदर स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एग्रीकल्चर पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, इस एग्रीकल्चर पार्ट 2 में हम लोगों को क्या समझना है, पहले इसको जान लिया जाए। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था। सो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में समझा था, एग्रीकल्चर के डेफिनेशन को समझा था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, ये हम लोगों ने समझा था। क्या इसमें इनपुट्स दिए जाते हैं, उस इनपुट से क्या क्या प्रोसेस निकल के आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसका आउटपुट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये बातें हम लोगों ने जानी थी पिछले क्लासेस में। इससे बात करें तो प्राइमरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, ये हम लोगों ने समझा था। तो प्राइमरी सेक्टर जैसा कि जो आपका रॉ मटेरियल्स मिल रहा है वो, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर वो हो गया जो इस रॉ मटेरियल से बन के आता है इन इंडस्ट्रीज। क्या बोला मैंने? प्राइमरी सेक्टर वो हुआ जो आपका रॉ मटेरियल्स है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो जो आपका क्रॉप्स हो गया, या फिर क्रॉप्स में बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, कॉटन हो गया। अगर कॉटन इंडस्ट्री की बात करें सो कॉटन आपका रॉ मटेरियल हो गया जो कि आपके इस प्राइमरी सेक्टर से निकल करके आएगा। और अगर वो इंडस्ट्री में जाएगा तो वो सेकेंडरी सेक्टर का काम करेगा और इंडस्ट्री उसको क्या करके देगा, एक फिनिश गुड के रूप में आपको बना करके देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका हो गया टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या करेगा, आपको क्विक सर्विस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बन करके आया है वो आप तक पहुंचाएगा। कौन? तो पहुंचाएगा टर्शियरी सेक्टर। और बैंक हो गया, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी कुछ आते हैं आपके किसमें, सो इस टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने बात करा था कि हमारे वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 50% पॉपुलेशन जो है वो इस एग्रीकल्चर में विलीन है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 70% पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर में विलीन है। ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कुछ फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हैं क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप हर एक फैक्टर की बात करें तो हर एक फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? अगर आप क्लाइमेट की बात करें तो अगर गर्मी नहीं होगी या बरसात नहीं होगा या फिर ठंडी नहीं होगी तो जरा आप सोचो क्या ये एग्रीकल्चर पॉसिबल है? तो बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इरिगेशन के पर्पज से भी आपका रेनी सीजन इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कॉटन क्रॉप की तो उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सनलाइट चाहिए होता है। ठीक है ना। अगर मैं राइस की बात करूं तो उसको भी हैवी मात्रा में सनलाइट चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको वेटलैंड चाहिए, तो वेटलैंड के लिए उसको इरिगेशन जरूरी है और सनशाइन के लिए गर्मी जरूरी है। तो इसीलिए आपका क्लाइमेट भी जरूरी है। अगर टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो कहाँ करवाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल और बाकी जो भी सॉइल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उन सभी सॉइल का होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद इरिगेशन की बात करी जाए तो इरिगेशन में दो तरह के इरिगेशन होते हैं, एक हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। देखिए, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग जो पारंपरिक, जो बहुत पुरानी आपके वेल से इरिगेशन होता था, वेल में, या फिर आपके जो अभी भी इंडिया हमारी जो है, हमारे देश में अभी भी जो ऑलमोस्ट जितने भी फार्मर्स हैं वो बरसात पे डिपेंडेंट है, तो ये इरिगेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हम आज की बात करें तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड दैट वी यूज इन इरिगेशन। ठीक है। हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, फर्टिलाइजर्स, जैसे कि हम लोग इतना जानते हैं कि अगर आपको क्रॉप्स को पेस्टिसाइड्स या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स से दूर रखना है तो आपको फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स की जरूरत है। मैंने क्या बोला? अगर आपको हार्मफुल माइक्रोब्स से आपके फसल को बचाना है तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जरा सोचो कि जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो कि किसान पूरे खेत में बराबर से जा करके पूरे खेत में फर्टिलाइजर देते थे, अपने पीछे एक क्या रखते थे, बड़ा सा कुछ वाटर टाइप का रख करके वो पूरे खेत में फर्टिलाइजर देते थे। लेकिन जरा तुम सोचो आज की बात, तो आज क्या है, ड्रोन सिस्टम नया निकल गया है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ड्रोन सिस्टम, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे ड्रोन से काफी कम समय में काफी ज्यादा एरिया ऑफ लैंड को क्या करते थे, फर्टिलाइजर उसमें स्प्रिंकल करते थे। तो ये कुछ आपके सामने फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एग्रीकल्चर को। फिर हमने समझा था फार्म सिस्टम के बारे में कि इनपुट्स देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपके माँ बाप, जब आप किसी भी क्लास में अगर आप
कि माँ बाप आपको पेंसिल इरेजर या फिर स्टेशनरी का आइटम नहीं देंगे या फिर ड्रेसेस नहीं देंगे, बुक्स नहीं देंगे, तो आप कैसे पढ़ोगे। सो इनपुट्स क्या है आपका, वही सारा इक्विपमेंट्स जो भी एसेट्स हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या है, जो कि आप पूरे साल करके उनको दोगे पढ़ाई, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। उसके बाद आउटपुट क्या है आपका, रिजल्ट। ठीक है, सो इतनी बातें हमने करी थी फार्म सिस्टम में। फिर कुछ फिजिकल इनपुट्स पढ़े थे हमने, ये तो आपका मैनमेड इनपुट्स हो गया। फिर फिजिकल इनपुट्स जैसे कि सनशाइन हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर और सॉइल, ये सारा आपका फिजिकल इनपुट्स है। फिर ह्यूमन आउटपुट इनपुट्स की बात करें तो स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स, ये सारे आपके ह्यूमन इनपुट्स में आते हैं। इतने तेज पढ़ाने का मतलब यही था क्योंकि क्विक रिवीजन था और हम लोग को काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा कुछ कंप्लीट करना है। सो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा होगा प्रोसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, यानी कि अगर हम इनपुट की बात करें, सो इनपुट के बाद मैंने क्या बोला, प्रोसेस। और प्रोसेस में मैंने आपसे पिछले क्लास से बताया था कि स्टूडेंट्स कुछ प्रोसेस होते हैं किसमें, आपके फार्मिंग में। तो तुमने बोला था कि सर ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या क्या होते हैं सर, वो बता दीजिए। तो प्रोसेस ही लेकर के मैं आज आया हूँ कि आपके स्टार्ट ऑफ द फार्मिंग से एंड ऑफ द फार्मिंग क्या क्या प्रोसेस हम लोग इसमें लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लगिंग, फिर सोइंग, उसके बाद स्प्रेइंग, और भी ज़्यादा प्रोसेसेस है, वो मैं आपको आज बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए, तो ये है आपका स्टूडेंट्स कुछ प्रोसेस जो कि फार्मिंग में उपयोगित है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बाकी नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को एरेबल बनाना या फिर उसके लिए उपजाऊ बनाना, एरेबल बनाना या फिर फर्टाइल बनाना, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद सोइंग। अब देखो, सॉइल तो तुमने क्या कर लिया, फर्टाइल बना लिया, लेकिन उसके बाद तुमको सोइंग करना है, यानी कि सीड्स को यूनिफॉर्मली पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, अब मान लो बीज बहुत सारा है और खेत भी लंबा चौड़ा है, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट पर्टिकुलरली यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की ही प्रोसेस क्या कहलाती है, सोइंग। यानी कि इसको क्या बोल सकते हो तुम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, ये हो गया आपका सोइंग का पार्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, उसके बाद सोइंग हो गया, एकदम रिलेट करते हुए चलना है आप लोगों को। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन्योर्स वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके सॉइल के ह्यूमिडिटी को बनाने के लिए या फिर उसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन्योर्स के बारे में कुछ सेपरेटली, अगर जगह है तो। मैन्योर्स क्या है, ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, सिर्फ इतना समझो, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक मिनरल्स है, बात बाकी आपको तो नोट्स में दिया ही जाएगा। मैन्योर क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक मिनरल है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या, इसमें कोई भी किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक मिनरल है जिसमें जो कि आपके क्या, आपके सॉइल को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, सो एडिंग मैन्योर, और जो आपका क्रॉप होगा वो भी काफ़ी अच्छा ये बना देगा मैन्योर। मैन्योर होता क्या है, कुछ नहीं, काऊ डंग होता है और इसमें कुछ मात्रा में लोमी सॉइल मिलाया जाता है, यानी कि गीली मिट्टी। ठीक है ना, जो कि आपके सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगित होता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, मैंने आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया था पिछले क्लास में कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या हैं दोस्तों, वो आप लोग समझो दिस पार्ट। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर्स क्या हैं ये हम लोगों को समझना है। सो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, अगर आपके खेतों में काफ़ी माइक्रोब्स माने कि कुछ कीटाणु बोल सकते हो आप, जर्म्स बोल सकते हो, प्लांट्स के लिए अलग तरह के जर्म्स होते हैं, अगर वो लग गया, लगे चाहे नहीं लगे, आपको फर्टिलाइजर्स डालना ही है, क्योंकि आप ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ना कि कब आपके खेतों में लगेगा तो हम जाके उसको क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। हर एक, देखिए हर एक प्रोसेस एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे कि आप इस इरिगेशन के बाद मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो हर एक प्रोसेस जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना हुआ है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, यानी कि एक के बाद एक प्रोसेस आपको करना जरूरी है।
वो प्रोसेस जो कि इस पूरे प्रोसेस में, पूरे आपके क्रॉप्स को बनाने में कारगर होगा, ठीक है ना। करने को तो तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारा उससे क्या होगा, क्रॉप्स काफी बर्बाद हो जाएगा, इन शॉर्ट यही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सोइंग के बाद आपका क्या होगा, मैन्योर ऐड करेंगे और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। अब इस फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में ड्रोन सिस्टम भी आ गया। क्या आ गया है, ड्रोन सिस्टम आ गया है, ठीक है। ड्रोन सिस्टम क्या होता है, एक ड्रोन आप देखे हो एकदम घूमता हुआ कुछ इस तरीके से पूरे खेतों में जाकर के आपका फर्टिलाइजर बढ़िया तरीके से बांट देगा। उसके बाद यहाँ पे इरिगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फार्मिंग इज कॉल्ड इरिगेशन। सो वाटरिंग ऑफ प्लांट हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन। वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स बोल सकते हैं यहाँ पे। इरिगेशन क्या है, खेतों में पानी डालना, और खेतों में पानी डालना इज नॉट क्वाइट ईजी, मतलब बहुत ही ईजी नहीं है ये। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी, अब मैं बोलूँगा आज की बात करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था चाहिए इसके लिए। अगर देखो पहले के ज़माने में आपके वेल से क्या होता था, वहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता था। मान लो कोई ये कुछ तरह का वेल है, वहाँ पे क्या होता था, पंप लगा करके सारा पानी सोख लिया जाता था और पूरे खेतों में इसको बांट दिया जाता था कुछ इस तरीके से। लेकिन आज का जो मेथड है वो बदल चुका है, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ बेहतरीन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बेहतरीन टेक्निक्स क्या हैं, इसके लिए आप लोगों को इसमें बने रहना है और समझना है। इरिगेशन के लिए दोस्तों आज की डेट की बात की जाए तो स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, पूरे खेत में एक लंबा पाइप का कनेक्शन दे दिया जाता है, पूरे खेतों में वो पाइप चला जाता है और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जो होल्स क्या करते हैं, पूरे खेतों में यूनिफॉर्मली पानी दे देते हैं। तो और भी कुछ सिस्टम्स हैं, लेकिन इरिगेशन में आप लोगों को फिलहाल इतना ही समझना है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए फिलहाल काफ़ी छोटे हो। फिर इरिगेशन के बाद क्या होगा, इरिगेशन के बाद क्या होगा दोस्तों, वीडिंग। अब ये वीडिंग क्या है, वीडिंग क्या है, जो भी कीटाणु आपके पौधे में लग रही है, जो भी कीटाणु आपके पौधे में लग रही है तो उनको हटाना, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। मान लो कोई इंसेक्ट ऐसा लग गया आप में जाके, इसके क्रॉप में जाकर के वैसा कि जो कि बर्बाद कर देगा फसल को, तो उसके लिए ये वीडिंग इंपॉर्टेंट है। वीडिंग, और आप बोल सकते हो कि जो जंगली पौधे होते हैं ना, जंगली पौधे जो होते हैं वही आपका, उनको भी हटाना यहाँ पे वीडिंग ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग, ये देखो यहाँ पे एक महिला है जो कि हार्वेस्टिंग कर रही हैं, ठीक है। एक महिला है यहाँ पे जो कि हार्वेस्टिंग कर रही हैं, यानी कि जो आपका क्रॉप बन के तैयार हुआ है उसकी कटाई करना। क्या करना, जो क्रॉप यहाँ पे आपका बन के तैयार हुआ उसकी कटाई करना वही आपका कहलाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, ठीक है। सारा कुछ आपका पीछे से उड़ चुका है तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। इरिगेशन, उसके बाद यहाँ पे वेडिंग हुआ था, फिर उसके बाद अच्छा वेडिंग में तुम लोग वो शादी वाला वेडिंग मत समझ लेना, ठीक है ना। यानी ये वेडिंग होता है, यानी कि हार्मफुल माइक्रोब्स को हटाना या फिर जंगली पौधों को साइड करना, किसमें से, आपके क्रॉप से जो आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप आपका बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है, उसकी कटाई करना, ठीक है, वही कहलाता है आपके हार्वेस्टिंग। उसके बाद होता है यहाँ पे थ्रेसिंग। क्या होता है दोस्तों, थ्रेसिंग। अच्छा थ्रेसिंग, क्रॉप तो आपका निकल गया, जो आपको निकालना था क्रॉप आप निकाल चुके हो। अब थ्रेसिंग मतलब वो होता है, यानी कि हार्वेस्टिंग हमने क्या करी, यानी कि इस पूरे जो आपके लैंड में से जो बड़ा एक प्लॉट था उसमें सारे में से आपने क्या किया, अपने क्रॉप को निकाल लिया। लेकिन थ्रेसिंग वो होगा आपका जो मेन मैं कह सकता हूँ कि जो आप मेन क्रॉप उगा रहे थे, मान लो गेहूं उगा रहे थे, तो होता क्या है कि मैं आगे के पिक्चर में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि गेहूं के आप आउटर कवरिंग मतलब कि बहुत ही लंबी होती है, गेहूं की जो आउटर कवरिंग होती है लंबी होती है। सो उस कवरिंग में से उस गेहूं को साइड करना, एक जो दाना होगा, एक जो गेहूं का सीड होगा, वीट का जो सीड होगा, उसमें से उसको किससे अलग करना, उसके आउटर कवरिंग से, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली थ्रेसिंग, ठीक है ना। तो यहां तुम देख सकते हो, यहां तुम इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो इतना लंबा क्या था, ये जो कुछ इस तरीके से
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि थ्रेसिंग में जो आउटर कवरिंग है, हर एक गेहूं की जो आउटर कवरिंग है कुछ इस तरीके से, इसको क्या करना, इसको साइड कर देना और जो आपका मेन मटेरियल है, जो आपका मेन मटेरियल है उसको निकाल लेना उसमें से, किसमें से, सो इस आउटर कवरिंग में से। वही होता है आपका थ्रेसिंग। इसके लिए काफ़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। आप जब विलेजेस में जाओगे तो आपको थ्रेसिंग होते हुए दिख जाएगा, काफ़ी उसमें से धूल भी उड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया थ्रेसिंग। उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद क्या है यहाँ पे स्टोरेज है। सो स्टूडेंट्स, स्टोरेज क्या होता है, अब भाई जितना भी आपको क्रॉप निकालना था, यानी कि जो आपका मेन क्रॉप था, मान लो गेहूं ही निकाले, वीट ही निकाले, अब वो तो पूरा एक बहुत ही बल्क में निकल गया ना, तो उसको स्टोर तो करोगे कहीं ना कहीं तो उसको वेयर हाउस में स्टोर करोगे, या फिर अपने विलेज में किसी का घर होगा तो उसके लिए अलग एक रूम होता है अनाज के लिए। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, वेजल्स होते हैं जिसमें रखे जाते हैं अनाज को, ठीक है। तो वही है आपका स्टोरेज, किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हो उसको। आप इसके लिए जूट बैग का यूज़ करते हो, जनरली ऐसा माना जाता है कि जूट बैग का यूज़ किया जाता है आपके अनाज के स्टोरेज के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरिंग सिस्टम है। कुछ को चाहिए हाई टेम्परेचर पे स्टोर होना, कुछ को चाहिए कि वो ठंडे टेम्परेचर पे होगा। तो यही सब कुछ होता है आपके स्टोरेज में इन्वॉल्व, यानी कि आप अनाज को किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई हम लोगों को इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले क्या था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को उस तरह का बनाना कि जिसमें हम लोग क्रॉप उगा सकें, यानी क्रॉप को ग्रो करा सकें। उसके बाद सोइंग, यानी कि आपके बीज को पूरे प्लॉट में, पूरे लैंड में अच्छे तरीके से वितरण करना, पूरे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, यह है आपका सोइंग। उसके बाद क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप मैन्योर जो कि ऑर्गेनिक मिनरल था, जो कि आपके सॉइल को और एडेबल बनाता है, किसके लिए, क्रॉप के लिए, ठीक है ना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या आते हैं, जो कि माइक्रोब्स अगर लग रहे थे आपके क्रॉप में तो उसको दूर भगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जा रहा था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं ना, कि मतलब कोरोना से बचें, तो सैनिटाइजर रगड़ ले। ये क्या करेगा, जो भी अगर इस पर जर्म्स होगा या फिर वो कोरोना के ही रूप में क्यों ना हो, ये उसको क्या करेगा, भगा देगा। भगाता वगैरह कुछ नहीं है, ये सारी बातें यहीं की हैं, यहीं रह जाएंगी, ठीक है ना। फिर भी एक सेफ्टी पर्पज से कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमार होने से अच्छा है कि तुम क्या करो, सावधान हो जाओ, ठीक है। तो वही फर्टिलाइजर वही काम करता है, लेकिन ये काम करता है आपके क्रॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, पूरे अब क्रॉप वगैरह सब लगा दिए हो, सीड्स लगा दिए, तो ये आगे जाकर थोड़ा सा फसल एक बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। सो इरिगेशन का देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड। कुछ लोग डिपेंड होते हैं आपके बारिश पे, कुछ लोग देते हैं उसको तरह तरह का इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं पूरे प्लांट को, पूरे क्रॉप को वाटरिंग करने के लिए, पानी देने के लिए। सो वही आपका इरिगेशन। उसके बाद वीडिंग, जंगली पौधों की कटाई। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जो कि आपके क्रॉप बन गए हैं तो उसको ज़मीन में से निकाल लेना। उसके बाद थ्रेसिंग, जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी मेन क्रॉप की, मान लो गेहूं है तो उसके आउटर कवरिंग को साइड करना, और इस क्रॉप को, जो मेन क्रॉप आपका है, जो मेन क्रॉप है उसको साइड कर लेना। उसके बाद अब बल्क में आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉप निकल गया तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। सो दिस इज स्टोरिंग। कुछ को चाहिए हाई टेम्परेचर, कुछ को चाहिए लो टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इतनी बातें हो गई आपकी प्रोसेस किसमें, फार्मिंग में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, अब देखो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फार्मिंग दैट वी आर यूजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे देश विदेश में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड दैट आर यूज्ड, ठीक है। बहुत तरह का फार्मिंग मेथड यूज किया जाता है। अब हर तरह का फार्मिंग मेथड हम लोग को यहाँ पे समझना है। हर तरह का, देखिए बहुत सारा टाइप है, लेकिन इसमें भी कुछ मेन टाइप्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपका थोड़ा स्लाइड में ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इधर आ गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सुनो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस वन, ये है स्टूडेंट्स आपका सबसिस्टेंस
फार्मिंग। अभी आप इसको समझ लो, जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको ये सही हुआ मिल जाएगा, लेकिन अभी समझ जाओगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर तुमको और भी सहूलियत हो जाए इसको समझने के लिए। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपका पहला टाइप, उसके बाद दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। सो स्टूडेंट्स, इस दोनों में एक डिफरेंस है। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो फार्मिंग जो कि फार्मर खुद के लिए करते हैं। हर फार्मिंग खुद के लिए की जाती है, लेकिन खुद के लिए कैसे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है स्टूडेंट्स जो जिसमें कि जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के भोजन के लिए फार्मिंग करते हैं, यानी कि जो फार्मर्स का ग्रुप होता है वो पूरा पूरा उसी फार्मिंग पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। मतलब समझे? देखिए होता क्या है कहीं कहीं पे कि आप क्रॉप उगा रहे हो, आप उसको रख भी ले रहे हो अपने लिए और उसको बेच भी दे रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने लिए रख भी ले रहे हो और उसको बेच भी दे रहे हो। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा है कि इस पूरे फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मिंग होती है, जो भी क्रॉप उगाया जाता है उसको फार्मर खुद के लिए रख लेता है। तो इतना तुमको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मिंग कुछ गरीब फार्मर्स करते होंगे जो कि पूरी तरीके से फसल अपने से उगाए हुए फसल पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। इज इट क्लियर? तो फार्मिंग ये हो गया। अच्छा, एक बात तो तुमको पता है ना कि जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ये सारी कुछ नेसेसिटीज हैं आपके जीवन को चलाने के लिए। तो रोटी कपड़ा मकान, तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप समझ सकते हो रोटी के तौर पे। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनको अपनी रोटी तो चाहिए, अब वो भीख तो नहीं मांगेंगे जा करके, तो खुद खेती करते हैं और खुद के लिए क्रॉप उगाते हैं जिससे कि वो लोग खा सकें। अब क्रॉप में वो क्या क्या उगाएंगे जरा सोचो तुम। कुछ वीट्स उगाएंगे, राइस उगाएंगे, फिर दाल बोल सकते हो, फिर उसके बाद क्या, आप अगर वेजिटेबल्स की बात करो तो वो सारा कुछ भी उगाया जाता है, ठीक है ना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग खुद के लिए की जाती है। अब मैंने बोला था एक बात आपको कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खुद के लिए तो फार्मिंग हो रही है, लेकिन खुद के साथ साथ कुछ क्रॉप्स बच जाते हैं, मतलब कुछ फसल जो होती है वो बच जाती है। जो अनाज होता है आपका सीरियल्स, दिस अनाज, ये क्या होता है? बच जाता है। तो वो जो बचा हुआ है उसको फार्मर सोचते हैं कि अरे इसको हम क्या करेंगे, तो मेरे पास रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जितना नीड है, मेरे पास जितना कंजप्शन है, उतना मेरे पास, उससे ज़्यादा मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब कि जितना मेरा डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो वो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, उसको कहाँ पे लोग यूज़ करेंगे? इस कमर्शियल फार्मिंग के जरिए वो लोग उसको क्या करेंगे? मार्केट में सेल कर देंगे, सो कमर्शियल फार्मिंग पूरी तरीके से कमर्शियल है कि वो क्रॉप जो कि कमर्शियली उगाया जाता है, वो फार्मिंग मेथड जो कि कमर्शियली की जाती है वो होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। और वो फार्मिंग जो कि खुद के लिए किया जाता है, यानी कि अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसान करते हैं, वो होता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्टूडेंट्स आपका दो तरह का फार्मिंग होता है, एक आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव क्या है और प्रिमिटिव क्या है, इसके लिए आपको आगे समझना है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा आपका नोमैडिक फार्मिंग होता है, ठीक है ना, यानी कि नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। सो नंबर 1 और नंबर 2 ये हो गया किसमें? आपके सब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कोई टाइप नहीं होता, सिर्फ इसको समझना है और वहीं पर रख देना है। लेकिन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को समझना है और इसके दो टाइप को भी समझना है, पहला आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा आपका नोमैडिक फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कमर्शियल फार्मिंग की बात की जाए तो बहुत बहुत माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से, ये थोड़ा सा स्लाइड इधर आ गया है, तो ये सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नंबर 1। कमर्शियल फार्मिंग के हम यहां पे टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 2 आपका मिक्स्ड फार्मिंग, नंबर 2 मिक्स्ड फार्मिंग बहुत ही इजी है, आप लोग समझते चलोगे, सिर्फ नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग किस तरह के फार्मिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो नंबर 2 मिक्स्ड फार्मिंग, नंबर 3 प्लांटेशन, नंबर 3 प्लांटेशन, ठीक है। सो 1 2 3 यानी कि कमर्शियल फार्मिंग में टोटल
3 टाइप्स हम लोग को समझना है, नीचे वाला भूल जाओ जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो पहले बात करते हैं, पहले बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग कैसे की गई है। पहली सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 टाइप्स, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 टाइप्स, एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा आपका नोमैडिक फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में सिर्फ 3 टाइप्स, इसमें फिर आगे नहीं जाना है। पहला आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा आपका हो गया प्लांटेशन। अब ये सारा कुछ क्या है ना, सारा कुछ क्या है हम लोग एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के तरफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहां से आपका चार्ट क्लियर हो गया। इस चार्ट को दिमाग में एकदम बैठाए रखना है, इस चार्ट को दिमाग में एकदम बैठाए रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग के लिए शॉर्ट नोट्स का काम करेगी, ठीक है ना। सो स्टूडेंट सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये देखो लिखा है ना, माने कि फार्मर्स के फैमिली के नीड को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वो होती है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। अब खुद जरा सोचो यार कि अपने लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? क्योंकि देखो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं तब ना हम लोगों को लगता है कि नहीं इस फसल को बेचेंगे तो हमको पैसा आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि खुद के लिए चाहिए तो खुद से ही मेहनत करते हैं किसान और खुद ही खाते हैं। बात समझ में आई? तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उनको लॉस होगा और वो सारा लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। किससे? तो अपने ही घर से लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक खर्च जो आएगा उनको अपने घर का देना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग में ऐसा है क्या? नहीं है। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो भी पैसा आएगा उसमें उनको आएगा, जो भी पैसा आएगा उनको मार्केट से आएगा और जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करेंगे तो फिर आप समझ पा रहे हो सारा मेंटेन हो जाता है। अब देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखो, इस पिक्चर में देखो जितने भी हैं घर में बड़े बुजुर्ग, देखो कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, 1-2 मर्द भी आपको दिख जाएंगे जो कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में अपने आप को इन्वॉल्व किए रहेंगे। क्योंकि देखो फैमिली के लिए जब करना है ना, देखो तुम खुद ही सोचो, जब आपके घर में मान लो कि 4 जन हैं, अब ऐसा है कि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो चारों अगर एडल्ट हैं यानी कि 18+ हैं तो ऐसा कहीं कहीं पे होता है कि चारों कमा रहे हैं और चारों अपने घर के नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग में खुद के लिए करना है जब, तो शर्म किस बात का भाई, लग जाओ एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, लग जाओ फार्मिंग में। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगाए जाते हैं, सिर्फ उतना ही जितने में खुद का पेट भर सके। तो तुम यहाँ देख भी सकते हो कि एरिया कितना छोटा है। ये देखिए, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, तुम इसमें देख सकते हो कि एरिया कितना छोटा है। कैसे छोटा है सर, कैसे छोटा है? ये देखिए बाउंड्री से घिरा हुआ है, पूरा एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, कुछ उसी तरीके से इधर भी घिरा होगा, ठीक उसी तरीके से इधर भी, तो कितना बड़ा एरिया ही है। लेकिन अगर कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करो तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, उसमें होती है फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कॉमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि ज़्यादा तादाद में करना है, ज़्यादा डिमांड है उसकी, है ना, ज़्यादा उसमें आपको क्या करना है, क्रॉप्स उगाना है, तो उसमें उस तरह की फार्मिंग चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई सबसिस्टेंस फार्मिंग में। आप इस पिक्चर में देख सकते हो क्या कि आपके जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, इसमें से जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल के तौर पे हो चाहे वो अनाज के तौर पे हो, वो काफ़ी कम तादाद में होता है। तो तुम देख सकते हो एक बास्केट भर के यहाँ से सब्जियाँ उगाई जा रही हैं ताकि चलो आज का खाना हो जाएगा, हफ्ते भर का खाना हो जाएगा, फिर उगाएंगे फिर खाएंगे, ठीक है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग आपका यही कहता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहले आता है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद आता है प्रिमिटिव। तो ये इंटेंसिव और प्रिमिटिव क्या चक्कर है भाई? तो इंटेंसिव सबसे पहले समझना है, फिर प्रिमिटिव समझेंगे। क्या? इंटेंसिव समझना है पहले। देखिए होता क्या है दोस्तों कि इस फार्मिंग में जो प्लॉट होता है काफी छोटा होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा छोटा होता है और काफी सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो लेबर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मैंने क्या बोला? नहीं पल्ले पड़ा। चलो समझते हैं इसको। एक बात मुझे बताओ
आज के ज़माने में मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लोड को, यानी कि जो मैन पावर है उसको कम किया जाए। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब मैन पावर, पी लिख देता हूं मैं, जब मैन पावर कम होगा तो आपको क्या चाहिए? टेक्निक्स ज़्यादा चाहिए। टेक्निक्स बोले तो मशीनरीज, टेक्निक्स ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे ऐसी ही बात हो रही है, यहाँ पे ऐसी ही बात हो रही है। जब मैन पावर आपका यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है और टेक्निक्स, देखिए जब मैन पावर यहाँ पे कम है और टेक्निक्स ज़्यादा हैं, जब मैन पावर कम है तो जाहिर सी बात है टेक्निक ज़्यादा होंगी। ठीक उसी तरीके से आपके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, पहले तो भाई सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता किस पे है? छोटे प्लॉट पे होता है। ये तो सर आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक हम लोग समझते नहीं है कि छोटा प्लॉट छोटा प्लॉट छोटा प्लॉट। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कहीं पे, दोनों में स्मॉल प्लॉट, स्मॉल प्लॉट। ये तो बात फिक्स हो गई, ये बातें फिक्स हो गई। लेकिन इंटेंसिव में समझना है आप लोगों को कि जो मैन पावर होगा ज़्यादा होगा और टेक्निक होगी वो कम होगी। मैंने आज समझाने के लिए आपको बताया था कि जब मैन पावर कम होता है तो टेक्निक ज़्यादा होती है, लेकिन इस वाले में आपका जो मैन पावर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जो टेक्निक्स होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी। सो जब टेक्निक्स कम तो मैन पावर ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि सिंपल टूल्स हैं और मोर लेबर है। अब तुमको फार्मिंग करनी तो है, तुमको जितना भी छोटा लैंड है फार्मिंग तो करनी है ना। तो आप क्या करोगे? मैन पावर ज़्यादा लगा दोगे। घर में जितने आंटी हैं, अंकल हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, सबको लगा दोगे, माँ मामी भाई बहन सबको लगा दोगे, सब लोग फार्मिंग करो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप टूल्स ज़्यादा लगाते हो, मतलब कि ज़रा सोचो तुम, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हम लोग प्लगिंग कर रहे थे, यानी कि सॉइल को क्या कर रहे थे? एरेबल बना रहे थे, आप फर्टाइल बना रहे थे, ताकि उसमें हम लोग क्या कर सके? फार्मिंग कर सके। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये लोग, अच्छा उसको करने के लिए क्या कर रहे थे? ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे थे। ट्रैक्टर्स के पीछे क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से जॉज होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कुछ नुकीले जॉज होते हैं जो क्या करते हैं? पूरे आपके सॉइल को क्या करते हैं? प्लग कर देते हैं। तो इसमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको डीजल तो चाहिए ना, उसमें डीजल चाहिए, आपको ट्रैक्टर की सर्विसिंग चाहिए, तो ये सब में कॉस्ट तो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें आपको कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर जरा सोचो, आदमी ज़्यादा होगा, यानी कि मैन पावर ज़्यादा होगा, तो क्या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहिए? सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए उन लोगों को, उन लोगों का डीजल चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, सर्विसिंग के तौर पे क्या चाहिए? सिर्फ खाना चाहिए। तो खाना तो वो लोग अपना जो भी क्रॉप उगाएगा वो तो सब लोग खाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अभी भी जो लोग गांव से होंगे तो उनके घर में भी इसी तरीके का फार्मिंग कुछ लोग में चलता होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इस फार्मिंग में, इस तरह के फार्मिंग में जो आपका मेन क्रॉप होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरह के फार्मिंग में जो आपका मेन क्रॉप होगा वो होगा राइस। क्या होगा? तो होगा सर, इस तरह के फार्मिंग में जो आपका मेन क्रॉप होगा वो होगा राइस, और कुछ विभिन्न तरह के क्रॉप्स होंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स, ठीक है। पल्स मतलब दाल, ऑयल सीड्स मतलब आप कह सकते हो मस्टर्ड ऑयल के लिए क्या चाहिए? उसके लिए अलग सीड चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेहूं हो गया, ठीक है ना, फिर मेज हो गया, ठीक है। तो आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी है, आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब इंटेंसिव, इसको दिमाग में रख लो, भूलोगे ही नहीं कभी। इंटेंसिव मतलब क्या होता है? इंटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? बहुत ही क्या है वो? डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है। तो बहुत हार्ड वर्क कब लगेगा? जब मैन पावर ज़्यादा होगा। तो इंटेंसिव मतलब क्या होगा? मैन पावर, MP ज़्यादा। तभी आप कह सकते हो बहुत इंटेंसिव है। तुम कोई टास्क मिल जाता है तो बोलते हो ना कि सर बहुत इंटेंसिव टास्क है, तो वही है क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो क्या समझ में आया? सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोगों को समझ में आ गई। इसमें मेन क्रॉप हमारा होता है